सूर्यगढ़ के उस आलीशान महल में, जहां दीवारें सोने से मढ़ी थीं और फव्वारे इत्र छिड़कते थे, दो बहनें एक साथ पली बड़ी। वे थीं राजकुमारियां, पर उनकी किस्मत की लकीरें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थीं। बड़ी थी पिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि खूबसूरत शब्द भी उसके लिए छोटा पड़ जाए। उसकी त्वचा ऐसी थी मानो किसी चित्रकार ने ताजे गुलाबी कमल की पंखड़ियों को ओस में भिगोकर गढ़ा हो। कोमल, दमकती और बिल्कुल पारदर्शी। जब वो पलके झुकाती तो लगता जैसे शाम घिराई हो, और जब वो मुस्कुराती तो मानो बंजर जमीन पर भी फूल खिल उठें। वो महाराजा विक्रम की पहली दिवंगत पत्नी की निशानी थी। और दूसरी तरफ थी उसकी सौतेली बहन रीमा। रीमा में तीखापन था, मगर पिया जैसी मासूमियत नहीं। वो अपनी मां महारानी रेवती की परछाई थी, और अपने वजूद की गहराइयों तक वो पिया से जलती थी। ये जलन एक ऐसा जहर था जो रीमा की रगों में लहू बनकर दौड़ता था। जब भी पिया बगीचे में होती और पक्षी उसकी आवाज सुनकर पास आ जाते, रीमा दूर खड़ी अपने नाखून चबाती रहती। जब भी कोई मंत्री या दासी पिया की सादगी की तारीफ करती, रीमा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था। इस नफरत की जड़ें बहुत पुरानी थीं। वे पिया के जन्म की रात से जुड़ी थी। पिया की मां महारानी सुमित्रा ने उसे जन्म देते ही अपनी आखिरी सांसें गिननी शुरू कर दी थी। वो एक तूफानी रात थी। महाराजा विक्रम, जिनकी आंखों में एक बेटी के जन्म की खुशी और पत्नी को खोने का गम एक साथ उमड़ रहा था, सुमित्रा का ठंडा हाथ थामे बैठे थे। विक्रम रोते हुए, सुमित्रा, आंखें खोलो, देखो हमारी बेटी, हमारी पिया कितनी सुंदर है। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सुमित्रा हांफते हुए बहुत धीमी आवाज में, महाराज, मेरी बेटी, उसे मां की जरूरत पड़ेगी। विक्रम, मैं हूं ना, मैं उसे पिता और मां दोनों का प्यार दूंगा। सुमित्रा कमजोरी से सिर हिलाते हुए, नहीं, एक बेटी मां के बिना अधूरी होती है। आप मुझसे एक वचन दीजिए। विक्रम, जो कहोगी सुमित्रा, बस तुम आंखें खुली रखो। सुमित्रा, मेरी पिया के खातिर आप दूसरा विवाह कर लेना। विक्रम ये सुनकर सन्न रह गए। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? सुमित्रा, मेरी बेटी को मां का प्यार जरूर मिले। वचन दीजिए महाराज, वचन दीजिए। और इन्हीं लफ्जों के साथ सुमित्रा की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। महाराजा विक्रम ने अपनी मरती हुई पत्नी सुमित्रा को दिया वो वचन एक पवित्र मन्नत की तरह अपने दिल में संजो लिया था। उन्होंने अपनी बेटी पिया के सूने जीवन में मां का आंचल लाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। कुछ ही वर्षों के शोक के बाद राजगुरु के परामर्श से उन्होंने रेवती से दूसरा विवाह कर लिया। रेवती एक सामंती परिवार की खूबसूरत विधवा थी, जो अपनी बेटी रीमा के साथ शाही महल में महारानी बनकर आई। शुरू में रेवती ने एक आदर्श मां होने का ऐसा उत्तम नाटक किया कि महाराजा विक्रम गदगद हो गए। वो विक्रम के सामने पिया को अपनी गोद से उतारते ही नहीं थी। रेवती विक्रम को देखते हुए पिया का माथा चूमकर, महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, पिया मेरी बेटी नहीं, मेरी आत्मा का हिस्सा है। मैं और रीमा दोनों मिलकर इसे इतना प्यार देंगे कि इसे कभी अपनी सगी मां की कमी महसूस नहीं होगी। विक्रम मुस्कुराकर, महारानी, आपने पिया को अपनाकर और इस महल को संभालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। सुमित्रा की आत्मा को आज शांति मिली होगी। लेकिन विक्रम अपनी पत्नी की आंखों में छुपी उस गहरी अथाह लालच को नहीं पढ़ सके। रेवती ने विक्रम से शादी नहीं की थी। उसने विक्रम के राज दरबार, उनके रुतबे और उनकी बेहिसाब सल्तनत से शादी की थी। उसे विक्रम के प्रेम पर नहीं, उनके खजाने और उनकी अकूत संपत्ति पर वो मरती थी। जब भी विक्रम दरबार में होते, रेवती का ध्यान उनकी बातों पर नहीं, बल्कि मंत्रियों के गले में पड़े मोतियों के हार और दरबार की सोने की नक्काशी पर होता था। उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि इस सब की असली वारिस पिया थी, उसकी बेटी रीमा नहीं। और यही जहर, यही नफरत वो हर रोज अपनी बेटी रीमा के दिल में घोलती थी। रेवती
रात को रीमा के बाल संवारते हुए। उस पिया को देखकर जला मत कर बेटी, वो तो बस 2 दिन की मेहमान है। रीमा, लेकिन माँ पिताजी तो बस उसी से प्यार करते हैं। रेवती जहरीली मुस्कान के साथ, प्यार? प्यार से सल्तनतें नहीं चलती रीमा, याद रखना। ये महल, ये गद्दी, सब कुछ तेरा है। वो पिया, वो तो बस एक खूबसूरत कांटा है जिसे सही वक्त पर रास्ते से हटाना ही होगा। देखते ही देखते वक्त ने पंख लगाकर उड़ान भर ली। पिया और रीमा दोनों बेटियां जवान हो गईं। वो अब नन्ही राजकुमारियां नहीं बल्कि विवाह योग्य युवतियां बन चुकी थीं। जैसे जैसे पिया की उम्र बढ़ी, उसकी खूबसूरती किसी खिले हुए गुलाब की तरह और भी निखरती चली गई। उसकी गुलाबी त्वचा, उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें और उसकी मीठी वाणी, जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता। प्रजा उसे धरती पर उतरी देवी कहती थी। और पिया की यही बेदाग खूबसूरती रीमा के दिल में हर रोज एक नया घाव कर देती थी। रीमा खुद भी सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में तीखापन और घमंड झलकता था। पिया की सादगी के सामने उसकी चमक हमेशा फीकी पड़ जाती। रेवती का बोया वो जहर का छोटा सा बीज अब रीमा के दिल में एक विशाल विषैले पेड़ का रूप ले चुका था। वो पिया की परछाई से भी नफरत करने लगी थी। एक सुबह पिया बगीचे में एक घायल मोर को सहला रही थी, उससे बातें कर रही थी। दरबार के कुछ मंत्रीगण वहां से गुजरे और ये देखकर ठिठक गए। एक मंत्री धीमी आवाज में, अद्भुता राजकुमारी पिया के हाथ में तो जैसे जादू है। देखिए, वो जंगली मोर भी उनके स्पर्श से कैसे शांत हो गया। दूसरा मंत्री, बिल्कुल अपनी मां सुमित्रा जी पर गई हैं। वही कोमलता, वही करुणा। ये बातें ऊपर झरोखे में खड़ी रीमा और रेवती के कानों में भी पड़ी। रीमा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। बाद रीमा के कमरे में रीमा चीखते हुए अपने गहने फेंक कर, मां, आपने सुना, सब उस पिया की पूजा करते हैं जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। मुझ में क्या कमी है मां? रेवती उसे गले लगाते हुए धूर्तता से, मेरी बेटी, तुझ में कोई कमी नहीं, तू तो हीरा है। वो बस अपनी मां की तरह लोगों को अपनी सादगी का नाटक दिखाकर तरस जीतना जानती है। धीमी आवाज में, अद्भुत! राजकुमारी पिया के हाथ में तो जैसे जादू है। देखिए, वो जंगली मोर भी उनके स्पर्श से कैसे शांत हो गया। दूसरा मंत्री, बिल्कुल अपनी मां सुमित्रा जी पर गई हैं। वही कोमलता, वही करुणा। ये बातें ऊपर झरोखे में खड़ी रीमा और रेवती के कानों में भी पड़ी। रीमा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि नाखून उसकी हथेली में चुभ गए। रीमा चीखते हुए अपने गहने फेंककर, मां, आपने सुना, सब उस पिया की पूजा करते हैं जैसे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मुझ में क्या कमी है मां? रेवती उसे गले लगाते हुए धूर्तता से, मेरी बेटी, तुझ में कोई कमी नहीं, तू तो हीरा है। वो बस अपनी मां की तरह लोगों को अपनी सादगी का नाटक दिखाकर तरस जीतना जानती है। रीमा, मैं थक गई हूं ये सब देख देख कर। उसका वो गुलाबी चेहरा, मैं उसे नोच लेना चाहती हूं। रेवती उसकी आंखों में देखते हुए, नहीं मेरी रानी बेटी, गुस्सा नहीं, गुस्से से काम बिगड़ते हैं। तू बस धीरज रख। तेरी खूबसूरती, तेरी चालाकी बड़े बड़े राजकुमारों को घुटनों पर लाने के लिए है। और रही बात पिया की, तो उसकी यही खूबसूरती जल्द ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। हम उसकी किस्मत में ऐसा कांटा बिठाएंगे कि वो पूरी जिंदगी खून के आंसू रोएगी। बस सही मौके का इंतजार कर बेटी, बस सही मौके का। रीमा अपनी मां की बातों में आकर एक भयावह षड्यंत्र का इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि वो जो कांटा पिया के लिए बिछा रही थी, वो असल में उसकी अपनी बर्बादी का रास्ता तैयार कर रहा था। वो पिया से जलती रही और ये जलन उसे अंदर ही अंदर खाक कर रही थी। और फिर वो सही मौका जिसकी रेवती को तलाश थी, जल्द ही आ गया। महाराजा विक्रम ने एक सुबह भरे दरबार में एक भव्य घोषणा की। विक्रम गंभीर स्वर में, हमारी दोनों राजकुमारियां पिया और रीमा अब विवाह योग्य हो गई हैं। हमने फैसला किया है कि अगले माह की पूर्णिमा को सूर्यगढ़ में एक विशाल वर चयन समारोह का आयोजन किया जाएगा।
देश विदेश के सभी योग्य राजकुमारों और वीरों को निमंत्रण भेजा जाए। ये घोषणा सुनते ही महल में हलचल मच गई। महल को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। चारों तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, दावतों की तैयारियां हो रही थीं। पिया ये खबर सुनकर घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन रीमा और रेवती की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक उठीं। रेवती, रीमा, यही है वो वक्त, यही वो दिन है जब तू अपनी किस्मत लिखेगी। मैंने सुना है विजयगढ़ से लेकर रतनपुर तक सब बड़े बड़े राजकुमार आ रहे हैं। रीमा, आप चिंता न करें मां, मेरी नजर सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली राजकुमार पर ही रहेगी। रेवती हंसते हुए, और पिया, उसका क्या? लगता है उसे तो कोई साधारण सिपाही भी नहीं चुनेगा। हम ऐसा कुछ करेंगे कि उसकी बेइज्जती पूरे संसार के सामने हो। लेकिन नियति महल के इन षड्यंत्रों से दूर अपना ही एक अलग खेल रच रही थी। पड़ोसी राज्य विजयगढ़ में राजकुमार आरन अपने महल के ऐशो आराम से तंग आ चुके थे। वो एक वीर योद्धा थे, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल था। आरव अपने खास मंत्री से, मंत्री जी, मैं इन झूठी मुस्कुराहटों और चापलूसी से थक गया हूं। हर कोई मेरे पद को सलाम करता है, आरव को नहीं। मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहता हूं जो मुझे तब भी चाहे जब मैं राजकुमार न रहूं। मंत्री, परंतु युवराज, ये संभव कैसे है? आरव मुस्कुराते हुए, मैंने सुना है सूर्यगढ़ में वर चयन समारोह है, मैं वहां जाऊंगा। मंत्री, यह तो उत्तम समाचार है युवराज, मैं तुरंत शाही घोड़े। आरव उन्हें रोकते हुए, नहीं, मैं वहां राजकुमार आरव बनकर नहीं, बल्कि रोहन नाम का एक आम आदमी बनकर जाऊंगा। मैं आम लोगों की तरह रहकर उनकी जिंदगी को महसूस करना चाहता हूं। मैं उस समारोह में आम प्रजा के बीच खड़े होकर देखना चाहता हूं कि क्या वहां कोई ऐसी लड़की है जो मेरे बाहरी रूप को नहीं, मेरे मन को देखेगी। मंत्री के लाख समझाने पर भी आरव नहीं माने। उन्होंने अपनी शाही पहचान छुपाई और एक साधारण भेष में सूर्यगढ़ के लिए निकल पड़े। और इस तरह उस भव्य समारोह के दिन, जहां चारों तरफ बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार अपने रथों पर सज धज कर खड़े थे, उन्हीं के बीच आम लोगों की भीड़ में एक आम आदमी भी खड़ा था। एक ऐसा राजकुमार जो अपनी असली पहचान छुपाए अपनी नियति की तलाश कर रहा था। पूर्णिमा की वो रात आखिरकार आ ही गई। सूर्यगढ़ का विशाल प्रांगण हजारों दीपकों से जगमगा रहा था। चारों तरफ लोग खड़े थे, एक तरफ शाही मेहमान और राजकुमार, दूसरी तरफ आम प्रजा। रीमा अपने सबसे कीमती रत्नों और रेशमी लिबास में सजी गर्व से राजकुमारों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें विजयगढ़ के राजकुमार के रथ को ढूंढ रही थीं, जिसे आज नहीं आना था। पिया हमेशा की तरह एक हल्की गुलाबी साड़ी में अपने पिता के आदेश पर मेहमानों की सेवा में जुटी थी। उसके हाथों में गुलाब शरबत से भरी एक चांदी की भारी ट्रे यानी बर्तन थी, और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन यानी राजकुमार आरव आम लोगों की भीड़ में एक खंबे के पास चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें इस झूठी शान शौकत से ऊब चुकी थीं जब उसकी नजर पिया पर पड़ी। वो हैरान था, एक राजकुमारी और मेहमानों को खुद शरबत पिला रही है। उसने मन में सोचा, इसमें कितनी सादगी है, कितनी मासूमियत है। वो पिया की तरफ एक टक दिख रहा था। रीमा ने यह देख लिया। उसने देखा कि उस आम से दिखने वाले लेकिन मजबूत कदकाठी के युवक की आंखें पिया पर टिकी हैं, और फिर उसने देखा कि पिया भी शरबत की ट्रे लिए उसी युवक की तरफ बढ़ रही है। रीमा के दिमाग में उसकी मां रेवती की बातें कौन थीं? हम उसकी खूबसूरती को ही उसका श्राप बना देंगे। यही मौका है, रीमा ने मन में सोचा। इसे सबके सामने इतना जलील करूंगी कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इसकी शादी किसी राजकुमार से, मैं इसे किसी लायक ही नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही पिया ट्रे को संभालते हुए रोहन के करीब से गुजरी, रीमा जो पास ही खड़ी थी अचानक संतुलन बिगड़ने का नाटक करते हुए पिया से टकराई। लेकिन ये एक साधारण टक्कर नहीं थी, ये एक जोर का, जानबूझकर दिया गया जबरदस्त झटका था। अरे अरे! पिया के मुंह से बस इतनी ही चीख निकली। उसके हाथों से संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। चांदी की वो भारी ट्रे, वो सारा गुलाबी शरबत छपाक की जोरदार आवाज के साथ सीधा उस आम आदमी यानी राजकुमार आरव के बदन पर जा गिरा। शरबत उसके साधारण कपड़ों से होता हुआ नीचे बहने लगा।
एक पल के लिए समारोह में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सब लोग, सारे राजकुमार, सारी प्रजा, सब हैरान होकर उन्हीं दोनों को देख रहे थे। आरव भी इस अचानक हुए हमले से स्तब्ध थे। पिया की आंखें डर से फटी रह गईं, उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे क्षमा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, मुख्य राजपुरोहित की गगनभेदी आवाज गूंजी, रुक जाइए, पवित्र वेला, रिवाज पूरा हुआ। पुरोहित ने अपना हाथ उठाते हुए घोषणा की, परंपरा के अनुसार राजकुमारी पिया ने इस युवक पर शरबत गिराकर उसे अपना वर चुन लिया है। पुरोहित की यह घोषणा महाराजा विक्रम के सीने में किसी जहरीले तीर की तरह लगी। उनका चेहरा, जो पल भर पहले गर्व से दमक रहा था, अब क्रोध और अपमान से काला पड़ गया। सारे मेहमान, सारे राजकुमार कानाफूसी करने लगे, कुछ दबी हंसी हंसने लगे। एक राजकुमारी और एक आम आदमी? विक्रम की नाक कट गई। ये शब्द विक्रम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहे थे। समारोह वहीं रोक दिया गया। पकड़ लो उस लड़के को, और पिया, तुम हमारे साथ अंदर चलो। विक्रम गरजते हुए दरबार की ओर बढ़े। पिया जमीन पर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। रोहन को 2 सिपाहियों ने पकड़ रखा था। विक्रम चिल्लाते हुए, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। पिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी ये जुर्रत, इतने बड़े बड़े राजकुमारों, राजाओं और सामंतों को छोड़कर तुम्हें यही मिला, यही कंगाल, यही आम आदमी, अपना वर चुनने को? आज तुमने सूर्यगढ़ की मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया, मेरी इज्जत नीलाम कर दी। पिया रोते हुए हाथ जोड़कर, पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। यह एक हादसा था, मैंने इन्हें नहीं चुना। पिताजी, बहन रीमा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, रीमा बीच में ही जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। रीमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, पिताजी बस करिए, इसकी झूठी बातें मत सुनिए। ये झूठ बोल रही है, ये हम सबकी बेइज्जती करवाना चाहती थी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। ये जानबूझकर उस तरफ गई और खुद ही शरबत गिरा दिया। पिया स्तब्ध हो गई। बहन, तुम इतना बड़ा झूठ? रेवती आगे बढ़कर, आग में घी डालते हुए, बस करो पिया, अब झूठ बोलकर क्या फायदा? महाराज, अब जो भी हुआ सबके सामने हुआ। रिवाज तो रिवाज है, प्रजा में बात फैल चुकी है। अगर आपने अब ये शादी रोकी तो सूर्यगढ़ की बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। लोग कहेंगे कि महाराजा अपनी ही बेटी के चुनाव से मुकर गए। रोहन ये सब देखकर हैरान था। वो एक साजिश में फंस चुका था। आरव, महाराज, एक बार मेरी बात सुन। महाराज ने तलवार निकाल ली। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? तुम्हारी जान बख्श दी, यही बहुत है। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपमान की आग ने उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। विक्रम कठोर फैसला सुनाते हुए, रेवती ठीक कह रही हैं। पिया, यही तुम्हारी सजा है और यही हमारा अंतिम फैसला। तुम्हारी शादी इसी आदमी से होगी, अभी, इसी वक्त, और शादी के फौरन बाद तुम दोनों इस महल और इस राज्य की सीमाओं से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। और दूसरी तरफ रीमा और रेवती ने एक दूसरे को देखकर एक विजयी जहरीली मुस्कान दी। महाराजा विक्रम का फैसला किसी लोहे की गर्म सलाख जैसा था जिसने पिया के दिल को ताक दिया था। उसी अपमानित दरबार में, उसी टूटे हुए सन्नाटे के बीच राजपुरोहित को तुरंत बिना किसी रस्म या मंत्र के विवाह संपन्न कराने का आदेश दिया गया। न तो शहनाई बजी, न ही मंगल गीत गाए गए। वहां सिर्फ पिया की दबी दबी सिसकियां थीं, रेवती की कुटिल मुस्कान थी और महाराजा विक्रम का पत्थर बना चेहरा था। रोहन यानी आरव ने चुपचाप पुरोहित के निर्देशों का पालन किया। जब सिंदूर भरने की रस्म आई तो पिया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। विवाह संपन्न हुआ, पुरोहित ने डरते हुए कहा और जल्दी से वहां से हट गया। विक्रम सिपाहियों से, इस लड़के को, और वो बेटी नहीं कह पाए, और इसे महल के बाहर छोड़ाओ। पिया आखिरी उम्मीद से अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। पिया बिलखते हुए, पिताजी, ऐसी सजा मत दीजिए, एक बार, बस एक बार मेरी बात। विक्रम कठोरता से, बिना उसकी तरफ देखे, जिस दिन तुमने मेरी इज्जत नीलाम कर दी उसी दिन तुमने मुझसे पिताजी कहलाने का हक खो दिया। चले जाओ यहां से, और आज के बाद मुझे अपना यह चेहरा कभी मत दिखाना। रेवती ने आगे बढ़कर पिया को उठाया। रेवती, अरे अरे चलो बेटी, अब यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारी दुनिया है, जाओ, इसके साथ जाओ, और हां,
इन शाही वस्त्रों और गहनों को यहीं उतार दो। ये सूर्यगढ़ की अमानत है, किसी कंगले की पत्नी के लिए नहीं। दासियों ने बेरहमी से पिया के कीमती गहने उतार लिए। उसे एक साधारण सूती साड़ी पहना दी गई। पिया अपने हर कदम से मरती हुई महल के विशाल दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोहन यानी आरव चुपचाप बाहर खड़ा बैलगाड़ी तैयार कर रहा था। वो महल जिसमें पिया ने जन्म लिया था, जहां वो बड़ी हुई थी, आज वो उसी महल से एक अपराधी की तरह निकाली जा रही थी। जैसे ही वो दहलीज पार करने लगी, रीमा उसके पास आई। रीमा, पिया के कान में जहरीली आवाज में फुसफुसाते हुए, कैसा लगा बहन, मेरी तरफ से शादी का तोहफा? पिया ने चौंक कर रीमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ हैरानी थी। रीमा हंसते हुए, तुझे अपनी इस गुलाबी खूबसूरती पर बहुत नाज था ना? मैंने कहा था ना, मैं इसे तेरे लिए श्राप बना दूंगी। जिस राजकुमार के सपने तू देखती थी, उसकी जगह देख, ये गवार, ये लकड़हारा, ये है तेरी असली औकात। जा जा अब इस झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार। अलविदा महारानी साहिबा। पिया का दिल इस धोखे से पूरी तरह टूट गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उस बैलगाड़ी पर बैठ गई। खट 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 ठूं, बैलगाड़ी के पहिए घूमने लगे और महल के विशाल दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गए। बैलगाड़ी महल की सुनहरी सड़कों को छोड़कर गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आ गई थी। पिया के आंसू अब तक सूख गए थे, लेकिन उसका दिल सुन्न पड़ गया था। शहर पीछे छूट गए, बाजार पीछे छूट गए और अब गाड़ी जंगल के कच्चे रास्ते पर चल रही थी। पूरी यात्रा के दौरान रोहन यानी आरव ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप बैन हाँकता रहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें रास्ते पर टिकी थीं। पिया ने उसे कनखियों से देखा। ये कौन है? वो सोच रही थी। मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया, मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, और इस इंसान ने, जो मेरा पति है, एक शब्द भी नहीं कहा। क्या ये भी उस साजिश का हिस्सा है, या ये भी मेरी तरह मजबूर है? आरव भी गहरे विचारों में डूबा हुआ था। हे भगवान, मैं निकला था एक सच्ची जीवन साथी की खोज में, और मैंने क्या कर दिया? ये लड़की, ये राजकुमारी, ये बिल्कुल निर्दोष है। इसकी आंखों में कितनी पीड़ा है। इसकी अपनी बहन, इसका अपना पिता, कितने क्रूर हैं वो लोग। और ये एक बार भी पलटकर मुझे श्राप नहीं दिया, इसने मुझ पर चिल्लाया नहीं। ये मेरी पत्नी है। मैंने इसके साथ अग्नि के फेरे नहीं लिए, लेकिन नियति ने हमें बांध दिया है। मैं इसकी रक्षा करूंगा। काफी देर बाद जब चांद सर पर आ गया, तब गाड़ी जंगल के किनारे एक छोटी सी खुली जगह पर रुकी। हम पहुंच गए, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। पिया ने नीचे उतरकर चारों तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी के। घास फूस की छत, मिट्टी की दीवारें, ये उसका घर था। वो महल में जहां रहती थी, वहां सिर्फ उसके स्नाना इससे 1000 गुना बड़े थे। उसे लगा जैसे वो अभी गिर पड़ी थी। रोहन यानी आरव उसकी हालत समझ गया। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। रोहन, देवी, उसने पहली बार पिया को संबोधित किया। मुझे क्षमा कर दें, मैं एक आम लकड़हारा हूं। मेरे पास यही है। महल में जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश थी, और हम दोनों उसमें फंस गए। मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन। पिया आवाज कांप रही थी, पर उसमें कड़वाहट नहीं थी। आपको ये सब पहले से पता नहीं था? रोहन, नहीं, भगवान की कसम, मैं को बस उस समारोह में एक आम नागरिक की तरह। उसने बात अधूरी छोड़ दी। रोहन, ये झोपड़ी आपके लायक बिल्कुल नहीं है राजकुमारी। आप चाहें तो मैं आपको। पिया उसे बीच में ही टोकते हुए, नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, मानो अपनी पूरी पिछली जिंदगी को उस सांस के साथ बाहर निकाल रही हो। अब मैं राजकुमारी नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया, पर आपने मुझे सच बताया। यही मेरा घर है, और मैं इसे अपनी किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करूंगी। पिया ने झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। आरव उस राजकुमारी की हिम्मत और उसकी सादगी को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि उसे राजकुमारी नहीं, बल्कि एक असली देवी मिल गई है। सूर्यगढ़ का महल, रीमा का कमरा जो पहले से कहीं ज्यादा शानदार हो गया है,
वो इत्र में डूबी आईने के सामने खड़ी हंस रही है। रीमा अट्टहास करते हुए, आह मां, आखिरकार वो कांटा, वो मेरे रास्ते का पत्थर हमेशा के लिए हट गया। मैं सोच सोच कर खुश हो रही हूं। वो पिया, वो नाजुक गुलाबी पिया अब इस झोपड़ी में चूल्हे के सामने खांस रही होगी। उसके वो कोमल हाथ अब उपले थाप रहे होंगे। गोबर महारानी रेवती मुस्कुराते हुए प्रवेश करती हैं। उनके हाथ में शराब का प्याला है। रेवती, और क्या, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था बेटी, किस्मत उसकी नहीं होती जो खूबसूरत हो, किस्मत उसकी होती है जो चालाक हो। उसने तेरी किस्मत का राजकुमार तुझसे छीनना चाहा और देख अब उसे क्या मिला, एक लकड़हारा। अब वो पूरी जिंदगी उस गरीबी में सड़ेगी, उस मिट्टी में घुलेगी और यहां तू राज करेगी। रीमा ने प्याला लेते हुए कहा, हाँ मां, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इस महल पर, इस सल्तनत पर और सबसे बेहतरीन राजकुमार पर सिर्फ मेरा हक है। मैंने सुना है विजयगढ़ के राजकुमार आरव बहुत पराक्रमी और धनी हैं। वो इस समारोह में नहीं आए। अब आप सिर्फ उन्हीं के लिए मेरा रिश्ता भेजिए। वही होगा बेटी, विजयगढ़ का रिश्ता तेरी ही चौखट पर आएगा। अब तो तेरे सामने खड़ा होने वाला भी कोई नहीं। उसी वक्त महल के दूसरे कोने में महाराजा विक्रम अपने कमरे में शराब पी रहे हैं। उनकी आंखें अपराध बोध से लाल हैं। वो पिया की बचपन की एक तस्वीर को घूर रहे हैं। विक्रम, मैंने अपनी इज्जत के लिए जो किया सही किया। एक राजा पहले अपनी इज्जत देखता है, बेटी बाद में। तो मेरे छाती पर यह बोझ क्यों है? क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी ही आत्मा का हनन कर दिया? दृश्य वापस रीमा के कमरे में। जश्न का माहौल है। तभी रेवती का एक जासूस जो गांव में नजर रखने के लिए भेजा गया था, दबे पांव अंदर आता है। जासूस, महारानी, एक खबर थी। रेवती अकड़ से, क्या मर गई वो या भीख मांग रही है? जल्दी बोलो, हमें जश्न मनाना है। महारानी, वो रोहन आरव जंगल से लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लेकर लौटता है। वो पसीने में भीगा है, लेकिन पिया को देखते ही उसकी आंखें मुस्कुरा देती हैं। इन कुछ हफ्तों में उन दोनों के बीच एक खामोश लेकिन बहुत मजबूत रिश्ता बन गया था। वो एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। पिया उसे देखकर आंचल से अपना माथा पोंछते हुए, आप आ गए? आज बड़ी देर कर दी। मुझे डर लगने लगा था। रोहन, डर? जब तक तुम यहां मेरा इंतजार कर रही हो, मुझे क्या हो सकता है देवी? आरव ने उसे राजकुमारी कहना बंद कर दिया था। वो उसे सम्मान से देवी कहता था। भूख लगी है? कुछ बनाया है? पिया हंसते हुए, हां, आज जंगली बेर की चटनी बनाई है आपके लिए। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक जमीन कांपने लगी। एक साथ दर्जनों घोड़ों के टापों की आवाज नजदीक आने लगी। धड़ 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 धड़। पिया डर के मारे खड़ी हो गई। ये कौन है? इतनी सुबह डाकू? रोहन तुरंत पिया को अपने पीछे करता है और अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है। पिया, तुम अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो। जब तक मैं न कहूं बाहर मत आना। पिया, नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर? रुक जाओ। इससे पहले कि वो कुछ और कहते, 20 शाही घोड़ों ने उनकी झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। ये साधारण घोड़े नहीं थे। इन पर शानदार शाही कवच पहने सैनिक थे और उनके झंडों पर विजयगढ़ का राज चिन्ह यानी सिंह बना हुआ था। पिया ने यह झंडा पहले कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लेती है। एक सबसे भव्य घोड़े से एक बूढ़ा लेकिन शाही पोशाक में सजा रोबदार आदमी उतरा। वो मंत्री लग रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने अपनी झोपड़ी के बाहर हाथ में कुल्हाड़ी लिए पसीने में भीगे रोहन को देखा। मंत्री की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ा और सीधा रोहन के कदमों में गिर पड़ा।